चलिए शुरू करते हैं सेल। बायोलॉजी का चैप्टर है सेल और यहाँ कोशिश करेंगे सेल को खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, बायोलॉजी ही ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा लंबा वीडियो जाता है कि जो हिचकिचा कर जो मैं पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ में मैं याद करवाने के प्रोसेस से पढ़ाता हूँ। वो मेरा तरीका है। हमारे वीडियो जब देखिएगा आप, तो हर वीडियो में आप कुछ शब्द को गलत पढ़ाते हुए सुनिएगा, कुछ शब्द को आप देखिएगा कि हम हिचकिचा के पढ़ाएं, कुछ शब्द को हम एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाए हैं, कोई कोई शब्द को हम शुद्ध रूप से पढ़ाएँ। तो कहने का मतलब है कि हर टीचर का अलग-अलग एक छवि होती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ये तरीका है कि मैंने जहाँ तक सीखा है, मैंने जहाँ तक जाना है कि जितने गलत तरीकों को अपनाने में अच्छा लगता है ना, सही तरीके को नहीं अपना पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन पे ऐसा ट्राई अपनाएँ और मैंने ऑफ़लाइन ट्राई किया हूँ तभी ऑनलाइन आया हूँ। इनका ज़माना है आप भी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि एडिटिंग में तो आसानी से कट सक हो सकता है। शब्द को भी कट किया जा सकता है, नहीं तो दोबारा एडिटिंग हो सकता है ना? तो थैंक यू, धन्यवाद जो कि आप सपोर्ट किए और इसी तरह प्यार बरसाते रहिएगा आप लोग सभी। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे इस तरीके को भी आप एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें जो है रैपिड की तरह चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोग का कल से तो शुरू है। तो चलिए खत्म कर देते हैं और ये देख के जाइएगा सेल से आता है तो ज़रूर देखिएगा और धीरे-धीरे तो अपना देखते रहिए। तो चलिए कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें, सेल थ्योरी की बात करें, तो चलिए कोशिका सिद्धांत शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कोशिका पढ़ रहे हैं। रैपिड फायर की तरह पढ़ेंगे, इसमें डिटेल नहीं लेंगे, जानकारी ज़्यादा नहीं लेंगे, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मैं जैसे पढ़ाता हूँ, तोड़कर उसी तरह पढ़ाता हूँगा। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो हम बताएँगे रॉबर्ट हुक ने की थी, ये हम जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक जी ने किए थे, किसकी खोज? कोशिका की खोज किए थे। वर्ष 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क में क्या किए? मधुमक्खी के छत्ते के सामने संरचनाओं की खोज की थी। जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया था। कोशिका कहीं से आया था नहीं था, कोशिका नाम दिया गया था। शेल का नाम दिया गया था। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक ने। कब दिए थे? 1665 में किए थे। किसमें? कॉर्क में जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान देखे थे कॉर्क को। कॉर्क जो है ना उसको एग्ज़ाम्पल देकर दिए थे, उदाहरण देकर, याद रखिएगा। और मृत कोशिकाएँ भी कही जाती है, याद रखिएगा। मतलब ये जो कोशिका जो आपको बताया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये मृत कोशिका के रूप में बताया गया। ठीक है? मृत कोशिका भी कहते हैं, मृत कोशिका भी थी, याद रखिएगा। ये क्या थी? मृत कोशिका, कॉर्क वाला जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, संरचना के रूप में बताए हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बता सकते हैं। तो एमजे क्या बोलेंगे? स्लाइडेन। स्लाई अलग कर दीजिए, डेन अलग कर दीजिए। स्लाइडेन। थियोडोर श्वान बता दीजिएगा। तो स्लाइडेन और श्वान ऐसे पूरा बोला जाता है। श्वान जी, स्लाइडेन है। कोशिका सिद्धांत का और जानकारी लेते हैं। सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं मतलब सेल से निर्मित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऐसे बोलिए। कार्यात्मक जो कि फंक्शनल फंक्शन बोलिए। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक इकाई है। तो हमारा सेल जो बनता है हमारे जीवन में स्ट्रक्चर के रूप में, कार्यात्मक रूप में, कार्य करने के रूप में और जेनेटिक रूप से। क्लियर? तो कोशिका सिद्धांत इसी रूप में दिया गया है। संरचना के रूप में, कार्य के रूप में, आनुवांशिक रूप में, है ना? अब सवाल पूछे कि सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में किया था। कब? 1674 में किए थे। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक जी। जीवित या स्वतंत्र सेल की खोज करने वाले कौन? ल्यूवेन। मृत खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है? ऐसे बोल दीजिएगा। अब देखिए राइबोसोम की बात करें। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज क्या बोलिएगा? पैलेट ने की थी। देखिए पैलेट भी बोला जाता है, पैलेट भी बोलते हैं। कब? तो 1955 में किए थे, मतलब 1955 में। किसकी खोज? राइबोसोम की। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग। हम लोग के लैंग्वेज में माइटोकॉन्ड्रिया बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, जो बोलना है, बोलना चाहिए ना कुछ भी बोल दीजिए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो हम बताएँगे कोलीकर ने की थी। किसने की थी? कोलीकर ने की थी। कब की थी? 1857 में। 1857 बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, भारत के लिए। स्वतंत्रता का शुरुआत होने का सिद्धांत बताया जाता है। 1857 है ना? 1857 बहुत इम्पोर्टेंट है ना हम लोग के लिए। तो उसी समय खोज भी हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का। कोलीकर। और चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कोशिकाओं की उत्पत्ति की बात करते हैं। अब चलिए कोशिका की उत्पत्ति की बात करते हैं। कोलिकर 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ये तो हम तो जान गए। अब चलिए कोशिका की उत्पत्ति की बात करते हैं। जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, क्या बताइएगा? रुडोल्फ विर्चो
ने जो है 1855 ईस्वी में मतलब 1855 में कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया। अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। ओमने निश सेल यूला ई लगा दीजिएगा, फिर सेल यूला कर दीजिएगा। अर्थात सभी कोशिका जो है पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। मतलब ये जो सेल यूला देख रहे हैं, फिर ई से यूला बोलते हैं। मतलब फिर से उसी से जुड़कर बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, है ना? चलिए, अब देखिए हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? बता दीजिए। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। तो ये क्या किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक याद रखिएगा पी. स्वानसन है। स्वानसन बोला जाता है इनको। स्वानसन मतलब कार्ल पी. स्वानसन। आधुनिक शेल का याद रखिएगा विज्ञान का जनक है। फादर ऑफ मॉडर्न सेटोलॉजी बोलिए, है ना? और ऐसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो हम बताएँगे ए.के. शर्मा। एक बात जान लीजिए, जीवित कोशिका का बात होता है ना, तो हम लिवन हॉक को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आधुनिक पूछ रहा है, मॉडर्न पूछ रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तब हम बताएँगे स्वानसन, ठीक है? स्वानसन ना हो तब कुछ भी लगा दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से लिवन हॉक ही लगा दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन जीवित खोजे थे लिवन हॉक, और मृत खोजे थे रॉबर्ट हुक, जो कि पहले थे। क्लियर हो गए? चलिए क्लियर हो गए। अब चलिए सेल चल रहा है, तो सेल का ही पार्ट हम चलेंगे और देखते चलेंगे, समझेंगे कि क्या है ना? तो यहाँ पे देखिए कि लिख रहा है संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं में जो है किस रूप में उपस्थित होती है? तो हम बताएँगे एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होगी? एटीपी के रूप में होगा। ये बात तो हम भी जानते हैं। अगर पूछ दे क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका की मतलब सेल की माइटोकॉन्ड्रिया या माइकोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र जैसे ही प्रक्रिया पूछे तो हम बताएँगे माइटोकॉन्ड्रिया लगा देंगे। इस चक्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडोल्फ केब्रस ने किया था। पूरा नाम है हैंस एडोल्फ केब्रस, इसलिए केब्रस चक्र नाम पड़ गया। और कहाँ ये क्रिया संपन्न होती है? तो हम बताएँगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए केब्रस चक्र की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है। और देखिए एटीपी के रूप में ऊर्जा विमुक्त हो जाता है। तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो निकल जाता है। ठीक है? विमुक्त हो जाता है। मतलब बाहर की ओर चले जाता है। काम अपना कर देता है। कि है क्या ये? तो देखिए, 2 कोशिकाओं के मध्य जो है पदार्थ का आवागमन आवागमन आने-जाने का प्रक्रिया किसके माध्यम से होता है? तो हम बताएँगे जीव द्रव या जीव द्रव तंतु के तहत होता है। समझिए, कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? मतलब एस्टोमाटा, क्या बोलेंगे? एस्टोमाटा, खुल जाता है। तो हम बताएँगे पोटेशियम। पोटेशियम के कारण खुल जाएगा स्टोमाटा, याद रखिएगा एकत्रित होने से। अगर मान लीजिए पूछते कि कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, तो क्या-क्या महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं हम ये भी देखेंगे। तो जैसे विश्व की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? माइकोप्लाज़्मा, गैलीसेप्टिकम बता देंगे। तो माइकोप्लाज़्मा, गैलीसेप्टिकम बता दीजिएगा। तो विश्व की सबसे छोटी अगर कोशिका पूछे, सेल पूछे, तो हम बताएँगे माइकोप्लाज़्मा ही है। वो भी माइकोप्लाज़्मा कौन-सा? गैलीसेप्टिकम। ये बात ध्यान रखिएगा। और सुनिए, विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका कौन-सी है भाई? बड़ी भी है, भारी भी। तो शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग है, उसका सबसे बड़ा और भारी भी होता है। तो ये क्या है? सेल है। मानव शरीर की सबसे छोटी अगर कोशिका पूछे, सेल पूछे, तो हम बताएँगे सेरिबेलम। और सेरिबेलम की कौन-सा? ग्रैन्युल सेल। मतलब सेरिबेलम में ही ग्रैन्युल सेल होता है, वही होता है मानव शरीर का सबसे छोटी सेल। सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम में। सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम में, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछते, तो अंडाणु बता देना है, जो कि केवल ये स्त्रियों में ही होता है। अगर सबसे बड़ी अगर
पूछे मानव शरीर के लिए सेल, कोशिका, तो स्त्री में होता है अंडाणु। सबसे छोटी तो जान लीजिए सेरिबेलम में होता है, वो भी ग्रेन्युल सेल कहते हैं उसे, उसी के अंदर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अगर सेल पूछ ले तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन तो हम जानते हैं हमारे मानसिक मतलब हमारे दिमाग में ही है न्यूरॉन, है ना? तो न्यूरॉन। पुरुषों में जो है सबसे छोटी सेल अगर पूछे पुरुषों में, शुक्राणु, स्पर्म जो होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं क्योंकि सेल है। सबसे बड़ी पादप कोशिका बताइए? देखिए हमारा शरीर जो है सेल से ही निर्मित होता है ना, तो नॉर्मल बात है कि ये शुक्राणु भी हमारा सबसे छोटा सेल है ना? आगे याद रखिए, सबसे बड़ा पादप सेल अगर पूछे पौधे वाला सेल, कोशिका, तो हम बताएँगे टैक्सीफोलिया। पूरा नाम अगर पूछे तो कालेर पोल क्या बोलिएगा? कालेरपो टैक्सीफोलिया, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे तो आगे याद रखिएगा कॉलेर अलग कर दीजिए, कॉलेरपो कर दीजिए और टॉक्सिफोलिया कर दीजिए। टॉक्सिक क्यों कर दीजिए? क्योंकि टॉक्सी याद रहता है। हर इंसान के जीवन में टॉक्सिक आते हैं। चलिए, अब देखते हैं आगे। आगे सवाल को क्या है? देखिए, कोशिका विभेदन एवं कोशिका संकेतन किस कोशिकांग का कार्य है बताइएगा? तो हम बताएँगे माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए, कोशिका का अगर विभेदन करना है, मतलब उसे डिफरेंट में बाँटना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा। अगर कोशिका का संकेत देना है सेल का, तो ये काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग के रूप में कार्य करता है ना? कोशिकांग के रूप में कार्य करता है। अगर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है विभाजन किस प्रकार होता है? बताइएगा? तो मुकुलन या विखंडन के द्वारा होगा। ठीक है? विखंडन कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अगर बात करें यूकेरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? तो समसूत्री होता है। मिटोसिस के रूप में होगा या आप उसे अर्धसूत्री विभाजन भी बोल सकते हैं। आधा के सेंस में बोल सकते हैं। तो ये दोनों में काम होगा कौन? यूकेरियोटिक कोशिका। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन पूछे ना तो विखंडन रूप से होगा। तोड़-मरोड़ कर होगा। ठीक है? ये सम बराबर भी होगा और आधा-आधा रूप में भी विखंडन होगा। समझ गए? ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ। किस कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ जो है माना जाता है? तो हम बताएँगे सूत्रकनिका को। सूत्रकनिका को मतलब सूत्रकनिका को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है, बात खत्म। सूत्र मतलब क्या है? बाँध के रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बाँधने का काम करता है। ठीक है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ जो है हिस्टोन क्या है? तो हम बताएँगे प्रोटीन है। प्रोटीन के रूप में ही होता है ना? हिस्टोन क्या है? तो प्रोटीन है। अगर मान लीजिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो हम बताएँगे 80 मतलब 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं। 80 एस बोलिएगा याद करने के लिए, ठीक है? यूकेरियोटिक से सवाल कितना है देखिए यूकेरियोटिक से, प्रोकैरियोटिक से, ये सब सवाल आता है इसलिए। जैसे ही देख लीजिए ना 80 आया तो हम मान लीजिए 80 एस क्योंकि राइबोसोम है ना? यहाँ देखिए तो 80 एस प्रकार के हैं, तो हम बताएँगे यूकेरियोटिक है। अगर 70 एस आ जाए, तो हम बताएँगे प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रोकैरियोटिक है। समझ गए? अगर मान लीजिए पूछ ले यूकेरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होगी? तो किससे बनी होगी? तो हम बताएँगे फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होगी। किससे बनी होगी? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनेगी। अच्छा, अब बताइए कि किन कोशिकाओं को आदिम कोशिका कहेंगे? प्रिमिटिव कहा जाता है, पुराने ज़माने के प्राचीन काल के सेल कहा जाता है। तो हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहेंगे। ठीक है? बहुत ही प्राचीन काल के, प्राचीन सेल है। ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम होंगे? तो राइबोसोम 70 एस, एस से राइबोसोम ऐसे इंडिकेट करिएगा। तो 70 एस प्रकार के होंगे किसमें? प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या था? 80 एस। ठीक है? याद रखिएगा। राइबोसोम कितना होगा? तो 80 किसमें? यूकैरियोटिक। 70 किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक। अब कोशिकांग की बात करते हैं, मतलब सेल के ऑर्गन सेल की बात करते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? बताइए तो? जीवद्रव को। जीवद्रव को मतलब प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है। ठीक है?
माइटोकॉन्ड्रिया बोलिए या माइटोकॉन्ड्रिया से बोला जाता है। हम लोग अपने सेंस में माइटोकॉन्ड्रिया याद रख लिए। अच्छा उच्चारण करने के लिए अपने मुँह पे बैठा लिए। तो आप लोग भी जैसे याद करते हो वैसे करिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन-सी संरचनाएँ श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो मीसोसोम करती है। क्या करती है? मीसोसोम करती है। देखिए गोल्गी काय का अन्य नाम क्या है? तो डिक्टियोसोम है। क्या है? डिक्टियोसोम है। गोल्गी काय का आता है ना, पूछता है। पैलेट कण पैलेट कण किस कोशिकांग को कहते हैं? तो राइबोसोम राइबोसोम्स को कहते हैं। ठीक है? राइबोसोम। अगर आपसे और पूछे कि कोशिका की जो है अचल संपत्ति किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को कहेंगे। अगर मान लीजिए पूछते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली की संज्ञा दी गई है? तो लाइसोसोम। अगर कोशिका की आत्महत्या की थैली कही गई है, लाइबोसोम लाइसोसोम को लाइबोसोम बोल दिया, लाइसोसोम। अगर मान लीजिए पूछे अंतःप्रद्रव्य जलिका मतलब जालिका किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो हम बताएँगे लाइपोप्रोटीन से होती है। किससे होती है? लाइपोप्रोटीन्स से होती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो हम बताएँगे ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है जीव द्रव में भाई। मतलब प्रोटोप्लाज्मा की बात होगी तो 65%। अब देखिए रिक्तिकाएँ का जो होती है, के भीतर पाए जाने वाला तरल पदार्थ कहलाएगा क्या? तो रस कहलाएगा। कौन-सा रस? रस कहिए या सेप कहिए। तो रिक्तिका रस कह दीजिए। वैक्यूलर याद रखिएगा। कोशिका द्रव की बाह्य सीमा क्या कहलाएगी? प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगी। अगर जीव द्रव में अगर बाहरी है, प्लाज्मा झिल्ली कह दीजिए। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान दी गई है? ट्रैफिक पुलिस कहा गया है, तो गोल्गी काय को। ये है ट्रैफिक पुलिस है। देखते रहता है, सिग्नल देता है, समझे? ऋतिक ऋतिका ऋतिका क्या होता है? या रसधानी बोलिए। ऋतिका बोल दीजिए, रसधानी बोल दीजिए। के चारों ओर जो है उपस्थित कोशिका द्रव जो होते हैं, तरल जो पदार्थ होते हैं, कि एक पतली झिल्ली क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट कहलाता है। तरफ अगर प्रेजेंट है सेल, वो भी द्रव के रूप में, तो एक पतली झिल्ली उसी के बीच जाती है, तो उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। अब बात कर लें प्लाज्मा झिल्ली की बात करें। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो हम बताएँगे लिपिड से बनी होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है, दोनों से बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की अगर बात करें, लाइपोप्रोटीन, तो प्रोटीन और वसा से निर्मित वे पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वाहन करते हैं, उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है? तो प्रोटीन और वसा से निर्मित हुए पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वहन करेगा, उसे हम लाइपोप्रोटीन कहेंगे या कहलाएगा। और भी जानकारी लें। जैव कोशिका जो होते हैं, के किस भाग को कोशिका का ऊर्जा घर द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। एकदम पावर हाउस तो हम उसी को कहते हैं। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस का बात करें। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका जो होते हैं, किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो डीएनए जैसी बात होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, ये तो हम जानते ही। दूसरी बात क्लोरोफिल और एक होता है सेंट्रोसोम, ये तीनों में होगा। ठीक है? तो केंद्रक के अलावा मतलब न्यूक्लियस के अलावा डीएनए उपस्थित अगर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लो क्लोराफिल या क्लोरोफिल बोल दीजिए, ठीक है? या सेंट्रोसोम बोल दीजिए, तीनों में होता है। किस कोशिकांग को जो है पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का जीवित अंश जो है, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव से मिलकर बनेगा। कौन? प्रोटोप्लाज्मा। केंद्रक द्रव से मिलकर बनेगा, प्रोटोप्लाज्मा। अन्य कोशिकांग से मिलकर बनेगा, ये तीनों से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्मा, जो कि जीवित अंश जीव द्रव है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कौन-सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, तो प्रोटीन की बात होगी तो राइबोसोम को हम याद करेंगे। किसको याद करेंगे? राइबोसोम को। चलिए पादप कोशिका की बात करें, मतलब पेड़-पौधे की बात करें, प्लांट की बात करेंगे।
तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति मतलब उसमें उपस्थित नहीं के कारण भिन्न होता है। मतलब हमारा जंतु कोशिका जो है, पादप कोशिका जो होता है, उन दोनों में भिन्न क्यों, कैसे होता है, कैसे पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र को ही क्या कहते हैं पता है? सेंट्रियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोलस। एक और चीज़ से हम मानते हैं, आप इसे चाहें तो अलग ढंग से बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेंट्रियोलस ना दें, कोशिका भित्ति बोल दीजिए, है ना? कोशिका भित्ति भी तो अलग करता है। कैसे? चलिए आगे चलेंगे, आगे भी हम क्लियर करेंगे। सौर कोशिकाएँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सौर जो कोशिकाएँ होती हैं, वो प्रकाश पे करेगी। सौर मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब प्रकाश, सौर मतलब प्रकाश, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेगी सौर कोशिका। और सौर कोशिका कैसे? पौधे से संबंधित है। अगर धूप आ रहा है तो फायदा ही है ना पौधे के लिए। पादपों से जो प्राप्त होता है टैनिन, ठीक है? या टेनिन भी बोला जाता है, का उपयोग जो है चमड़ा एवं स्याही के निर्माण में किया जाता है। पौधे से प्राप्त होता है टैनिन, इससे क्या होता है? चमड़ा और स्याही का निर्माण किया जाता है। ठीक है? सोचिए। और भी चलते हैं और सवाल को क्लियर करते हैं। पौधे में किस प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? तो हम बताएँगे त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय होगा, 3 रूप से होगा। और भी जानकारी दें? देते हैं। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह जो होता है, किस रूप में होता है? तो मंड के रूप में होता है, स्ट्रेच के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में बोलिए, है ना? मंड के रूप में होता है। इसमें भी वही होगा। लगभग आपको मानव पादप सब में सेम ही रहता है। बस थोड़े-थोड़े चीज़ के लिए विभाजन है। कौन-सा ऐसा पादप है जो हार्मोन्स मतलब कौन-सा ऐसा पेड़-पौधा है जो हार्मोन्स पुष्पों के खिलने में सहायक होता है? तो हम बताएँगे फ्लोरीजेन है। क्या बताइएगा? फ्लोरीजेन। क्लियर हो गया? ठीक है ना? फ्लोरीजेन बता देंगे। और भी चलिए, कौन-सा हार्मोन्स जो है बीजों की जो है सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने से प्रेरित करता है? तो वो है और कोई नहीं, जिबरेलिन है। जिबरेलिन। सुषुप्ता मतलब कि सोया हुआ है, उसे फिर से जगाने का काम, अंकुरित करने का काम, उसी को हम कहते हैं जिबरेलिन। ठीक है? और भी चलिए, जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन को पादप का वृद्ध हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृद्ध हार्मोन्स। बूढ़ा हो गया है, तभी तो सोया हुआ व्यक्ति को कभी-कभी जगा देता है, कि भाई ओल्ड मैन हैं, वो तो सोते नहीं हैं, तो जगा देते हैं। चलिए, ये याद करने के लिए। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो हम बताएँगे परागम्य होती है, परमीएबल बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कौन-सा तत्व जो है, पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, मतलब सेल वॉल का? कैल्शियम है। समझ गए? कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम तो मानव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, कौन-सा कोशिकांग जो है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो हरित लवक जो है पादप कोशिका में ही होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। है ना? ये मानव में नहीं होगा। अगर पूछ रहे किस पौधे को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो यूकेलिप्टस की आवश्यकता होती है। अगर सर्वाधिक मात्रा में जल की अगर उपस्थिति आवश्यकता होगी, तो उसे हम कौन से पौधे में? तो यूकेलिप्टस में होगा। इसलिए पानी वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा। भूमि से अधिक जल अवशोषित करने के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही संकट है, इसलिए काट देते हैं लोग, जल्दी नहीं आने देते। अगर मान लीजिए और द्वितीयक कोशीय भित्ति की बात करें, मतलब द्वितीयक कोशिका भित्ति की बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, किन पदार्थों से निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होगी, पेक्टिन से निर्मित होगी और या गिल्गिन से निर्मित होगी। ठीक है? गिली फिर से सुन लीजिए, सेलुलोज से होगा, पेक्टिन से होगा, पेक्टिन बताएँगे और एक या आप इसे बोल सकते हैं लिगिनन, लिग्नन बोल सकते हैं। पेक्टिन, लिग्नन जो बोल दीजिए। पुष्प एवं फलों की वृत्तियों में रंग प्रदान करने वाला तत्व कौन-सा होता है? तो हम बताएँगे एंथोसायनिन होता है। शायनिन बोल दीजिएगा। अगर पूछ दे कि पुष्प और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो हैं, किस पदार्थ के कारण होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। किसके कारण होंगे? क्रोमोप्लास्ट के कारण होंगे। वाहिनीकाएँ या वाहिनीकाएँ एवं वाहिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो जाइलम में पाई जाती है। जाइलम टिक लगा के आ जाइएगा। अगर छुई-मुई का फूल देखे होंगे या छुई-मुई का पेड़ देखे होंगे,
कि पत्ती जो है छूने पर क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि उसमें कंपना कुंचन होता है, जिसे हम सेसिमोइड्स बोलते हैं। कंपन कुंचन होता है, ठीक है? क्या होता है? कंपन कुंचन होता है, सिकुड़ जाता है। अगर आपसे पूछे कवकों, ईस्ट की कोशिका भित्ति जो है किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो काइटिन से होती है। किससे होती है? काइटिन से होती है। अगर पूछते कि किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो हम बताएँगे लाल रंग के प्रकाश सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? तो हरे रंग के प्रकाश में न्यूनतम होती है ना? आगे चलिए। जंतु कोशिका की बात करें अब, तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? तो कीटों की उड़न पेशियों में मिलती है आपको, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और चलेंगे, कौन-सा कोशिकांग जो है मुख्यतः जंतु कोशिका के या जंतु कोशिका को गति प्रदान करता है? सिलिया करता है। कौन करता है? सिलिया। जंतु कोशिका जो होते हैं कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ठीक है? चलिए, अब थोड़े जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में हम अंतर करेंगे। उससे पहले आगे जंतु कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगा जंतु कोशिका में, परंतु प्लाज्मा निर्मित हो सकते हैं, होते हैं। कोशिका झिल्ली का आवरण होता है, ये जान लीजिए। मतलब प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण ज़रूर आपको लिखेगा, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन होगा। केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है, याद रखिएगा। तो इस जंतु कोशिका की बात हो रही है। हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होगा, क्योंकि ये पौधे में होता है, जंतु में नहीं होता है। लाइसोसोम उपस्थित होगा किसमें? पौधे में होगा। मतलब सॉरी, जंतु में है ना, जंतु पढ़ रहे हैं, तो जंतु में लाइसोसोम उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए पूछते हैं कि इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है? नॉर्मल बात है, जंतु में प्रकाश संश्लेषण से क्या मतलब? कार्बोहाइड्रेट का भंडार ग्लाइकोजन के रूप में होगा, किसमें? जंतु में होगा। ठीक है? अब चलिए आगे, आगे बता देंगे। और इसका उल्टा सब कर दीजिए। ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। आगे चलेंगे तो बताएँगे बाद में। पारक कोशिका को याद रखिएगा। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, जेनेटिक्स की बात करेंगे, तो जिन शब्द जो आनुवांशिक का इंग्लिश शब्द है जिन, जिन शब्द सर्वप्रथम किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो विलियम जॉनसन ने किया था, जो कि कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। इन्होंने ही जीन शब्द का प्रयोग किया था, जीन में हम पढ़े हैं। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स जो है ट्रांसक्रिप्शन बोलिए, की खोज जो है किसने की थी? तो हम बताएँगे टेमिन या बाल्टीमोर ने की थी। कब की थी? 19 मतलब 1970 में किए थे, याद रखिएगा। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे रेट्रो विषाणु कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। 2 क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, वह क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर कहलाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होगी? 46 होगी। मनुष्य में 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं। एक जोड़ा जो है गुणसूत्र एक्स और वाई लिंग का निर्धारण करता है। तो एक सूत्र जो है एक्स और वाई पे निर्धारण है। सोचिए कि एक्स और वाई का निर्धारण करेगा। डीएनए किसका बहुलक होता है? तो हम बताएँगे न्यूक्लिक ओटाइडस का होता है ना? न्यूक्लिक ओटाइड ओटाइड बोलिए, ओटाइडस बोल सकते हैं। क्या होता है? तो कार्बनिक अणु होते हैं, ये हम जानते हैं। अगर पूछे किस कोशिकांग को आरएनए का भंडार गृह कहते हैं? तो हम बताएँगे केंद्रीय का कहते हैं या केंद्रिक को कहते हैं। अगर मान लीजिए डीएनए और आरएनए आरएनए की बात करें, तो अवस्थिति की बात करें, डीएनए और आरएनए में, तो देखिए डीएनए की बात करें तो आरएनए और डीएनए में अंतर यही है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं डीएनए में, याद रखिएगा। और साइटोसिन और थाइमिन ये उपस्थित होते हैं आपको डीएनए में, ठीक है? एडेनिन और ग्वानिन ये भी होते हैं डीएनए में उपस्थित। लेकिन याद रखिएगा आरएनए में साइटोसिन तो होंगे, ठीक है ना? लेकिन थाइमिन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा आरएनए में। और यहाँ पे जो है एडेनिन जो है डीएनए में तो है, ग्वानिन भी है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे दोनों उसमें भी आरएनए में भी होगा।
ठीक है? इसमें केंद्रक और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है डीएनए में और आरएनए में यही उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव होंगे और केंद्रक द्रव खाली होंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। डीऑक्सी और राइबोज की बात करें, तो डीऑक्सी और राइबोज की बात करें, तो आपको डीएनए में मिल जाएगा। ठीक है? डीऑक्सी राइबोज, लेकिन उसमें खाली राइबोज मिलेगा। किसमें? आरएनए में। आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण की अगर हम बात करें, तो इसमें आनुवांशिक सूचना के हिसाब से बँटेगा, स्थान बदलेगा डीएनए में, स्थानांतरण होगा, लेकिन आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण के हिसाब से होगा। चलिए, अब देखिए पादप कोशिका की बात करते हैं। जंतु कोशिका में अंतर समझ गए थे, पादप कोशिका की समझिए कि किसमें क्या-क्या आता है। तो कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी उपस्थित होता है, किसमें? पादप में, लेकिन उसमें नहीं होता है, किसमें? हमारे जंतु कोशिका में। सिर्फ़ कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली होता है, याद रखिएगा, जंतु में। इसमें कोशिका भित्ति होते हैं, इसमें जो है प्लाज्मा निर्मित झिल्ली कोशिका झिल्ली नहीं होगा, कोशिका भित्ति होगा। केंद्रक कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है, तो केंद्रक कोशिका के किनारे, तो पादप कोशिका में ये होगा और हमारा केंद्रक हो गया, कोशिका के मध्य स्थित होगा। तो बीच में अगर होगा, मध्य में, तो ये समझिएगा कि ये जंतु के लिए है और केंद्रक के किनारे अगर पूछ रहे, तो बताइएगा पादप कोशिका के लिए है। हरित लवक तो हम जानते हैं उपस्थित होते हैं, पेड़-पौधे में। लाइसोसोम समानतः अनुपस्थित होंगे, लाइसोसोम इसमें नहीं होगा, जंतु में होगा, लाइसोसोम की बात करेगा। ठीक है? कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है? ठीक है? लेकिन जंतु में प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब नहीं। कार्बोहाइड्रेट का भंडार जो है मंड में होगा, इसका स्टार्च में होगा। पेड़-पौधे की अगर बात करें तो स्टार्च में होगा। लेकिन हमारा जो जंतु हैं, हम लोग जो हैं, कार्बोहाइड्रेट का भंडार रखेंगे, जो कि ग्लाइकोजन में होगा। याद रखिएगा, दोनों का अंतर बता दिया मैंने। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, टीआरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना, मतलब राइबोसोम में लाना, टीआरएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए और आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलिपिकरण कहलाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। डीएनए की श्रृंखला जो होती है, उसके मध्य जो समानता कौन-सा जो है बंधन उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन। डीएनए की अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है साइटोसिन या गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आवंधन होते हैं? तो क्रमशः 2 या 3 होते हैं, ये हम जानते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। आरएनए में बेस थाइमिन के मध्य जो है, मध्य पर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल होता है, ये भी हम पढ़े हैं। आरएनए जो है मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से मिलकर निर्मित होता है? तो 3 अणुओं से होते हैं। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, फास्फोरिक एसिड और क्षार, ये तीनों से मिलकर बनते हैं। आरएनए की बात करें, तो आरएनए में जो हम मैंने बताया था कि केंद्रक द्रव और केंद्रक द्रव होंगे, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, मतलब साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लिक प्लाज्मा होंगे, उपस्थित होते हैं। साइटोसिन और यूरेसिल इसको आरएनए में होता है, लेकिन इसमें डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, याद रखिएगा। एडेनिन और गुआनिन दोनों में होंगे, आरएनए, डीएनए दोनों में होंगे। राइबोज सिर्फ आपको आरएनए में दिखेगा, प्रोटीन संश्लेषण आरएनए में होगा, बस इतना ही है। और भी आगे चलेंगे, समझेंगे। जंपिंग जीन की अवधारणा जो है बारबारा मैकक्लिंटॉक, ठीक है, क्लिंटॉक द्वारा मक्के का प्रयोग के दौरान दी गई थी। याद रखिएगा, मक्के में एक प्रयोग किए थे, उसी के दौरान बताया गया था। ट्रांसपोज़ोन, याद रखिएगा, ट्रांसपोज़ोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन है। डीएनए के ऐसा भाग है जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक ही क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति मतलब पोजीशन बदलते रहता है। मतलब एक से गया, फिर दूसरा पे, दूसरा से तीसरे पे, ऐसे बढ़ते रहता है। अब चलिए मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण कोशिका की बात करें, जो हमारे शरीर से इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएँ पाई जाती है? तो प्लीहा पाई जाती है, स्पिनल पाई जाती है। पीत पिंड की बात करें, कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु मतलब प्रोग्रामेड सेल डेथ के कोशिका जो होता है और आणविक नियंत्रण, ठीक है, मूल सेकुलर बोलिए, कंट्रोल बोलिए, को क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे एपोप्टोसिस कह दीजिए, एपोप्टोसिस कह दीजिए, है ना? एपोप्टोसिस, पेटोसिस, पर्टोसिस जो बोल सकते हैं। और सुन, जन्म के पश्चात मनुष्य की
जो है किस ऊतक कोशिका में मतलब टिश्यू में विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में आपका विभाजन नहीं होगा। समझ गए? तंत्रिका में, स्नायु में विभाजन नहीं हो सकता। अगर पूछते मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? तो त्वचा की बाहरी परत तथा आँखों के लेंस की कोशिका में होता है। अगर मान लीजिए पूछते कोशिका का कौन-सा अंग जो है श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर आपसे पूछे लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी बोलते हैं, की आकृति कैसी होती है? तो हम बताएँगे उभय अवतल होती है। उभय अव कनकेव बोल दीजिए। अवतल जैसा होती है ना? वाई कनकेव बोल दीजिए। अगर मान लीजिए कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो बताएँगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। वर्णक मतलब पिगमेंट। जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती है? तो एक कोशिकाई ज़ाइगोट के रूप में होती है। समझ गए? अब चलिए कोशिका में टिश्यू इंपॉर्टेंट है। अलग थोड़ा-सा चैप्टर है इसका, पढ़ना ज़रूरी है टिश्यू का। उत्तक कोशिका का वह समूह है जिसमें सभी कोशिकाएँ आकार, आकृति, कार्य और उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं। तो सभी आकार से हो, शेप से हो, वर्क से हो या ऑर्गन ग्रुप से हो, ठीक है? अब इसका थोड़ा तथ्य जानते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम विचित, विचेट बोल दीजिए, नामक वैज्ञानिक ने किया था। विचेट जो वैज्ञानिक है वो। उत्तकों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे ही औतिकी कहते हैं। औतकी कहिए या हिस्टोलॉजी कहिए। हिस्टोलॉजी शाखा, औतकी को ही हिस्टोलॉजी की लॉजी शाखा ब्रांच की स्थापना इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मार्सेलो। मार्सेलो मेलपीघी मेलपीघी ने की थी। जबकि इसे हिस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक मायर 1819 में दिया था, 1819 में दिया था। याद रखिएगा मायर ने। ठीक है? हिस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक थे मायर, वो दिए थे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो नाम है, वो वैज्ञानिक जो थे मायर दिए थे। मान लीजिए संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम उत्तक, जाइलम टिश्यू द्वारा पहुंचता है ऊपर की ओर। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा है? तो हम बताएंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ना, त्वचा से संबंधित ही है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। रक्त की बात करें, ब्लड की बात करें, एक संयोजी ऊतक है। लिगामेंट और टेंडन की बात करें तो संयोजी तंतु ऊतक है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित है? तो हम बताएँगे वसामय ऊतक से, उसमें वसा फैट रहता है, आप जानते हैं पचाने के लिए रखता है वो। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले टिश्यू जो होते हैं, उसका नाम बताइए? तो सल्की ऊतक बता देंगे। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो टिश्यू का ही करेंगे। पादपों, पौधों की जड़ों, तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो शीर्ष अस्त विभाज्य पाए जाते हैं। फ्लोम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, ये काम है। अगर आपसे पूछे किस पादप ऊतक में चालिनी नालिकाएँ एवं सहनालिकाएँ पाई जाती है? तो हम बताएँगे फ्लोएम में पाई जाती है। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है, जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है, संयोजी टिश्यू कहलाता है। चलिए हम चलते हैं न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण की बात करते हैं और खत्म करेंगे बायोलॉजी को। तो पहला चलेंगे। तो देखिए जीवों को शरीर की वृद्धि मतलब ग्रोथ, विकास मतलब डेवलपमेंट और अनुरक्षण मेंटेनेंस के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए हमको वृद्धि करना है, विकास करना है, उसका मेंटेनेंस रखना है बॉडी को, तो भोजन करना आवश्यक है। इसलिए टाइम से खाइए, टाइम से उठिए, टाइम से काम कीजिए। ज़रूरी है, आज के जीवन में लोग भूल गए हैं। अगर मैं बात करूँ पोषक पदार्थ का 7 श्रेणियों में विभाजन, तो पोषक पदार्थ का 7 श्रेणी में विभाजन किया गया है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोटीन को रखा गया है, तीसरा फैट को मतलब वसा को रखा गया है, चौथा विटामिन को रखा गया है, पाँचवाँ खनिज जितने भी लवण हैं
उसको रखा गया है, मतलब मिनरल को। और छठा हमारा जल रखा गया है, और सातवां रेशा फाइबर, जो सातवें नंबर। तो चाउमीन में जो ये सब खाते हैं ना, सातवें नंबर पे रखिए, समझ गए? बहुत रेयर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, फाइबर ही है एक तरह से वो ना। अगर मान लीजिए पोषक पदार्थ की बात करें, तो पोषक पदार्थ को बांटा गया है आपको कई रूप में। जैसे पोषक पदार्थ अगर लेते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ में होंगे, ऊर्जा प्रदान होंगे। और ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन-कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 2 देंगे। और बाँटा गया है देखिए, पोषक पदार्थ को कि शरीर का निर्माण के लिए, ग्रोथ के लिए। पोषक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, शरीर का अगर निर्माण करना है, बढ़िया से रखना है। उपापचय क्रिया में नियंत्रित रखने के लिए पोषक पदार्थ, मतलब मेटाबॉलिज्म में अगर हमको बढ़िया से चलना है, मेंटेन करना है, तो हमको विटामिन, जल और खनिज तत्व की ज़रूरत है कि नहीं? ये ज़रूरी है। खनिज अगर लवण टाइप का हमको कुछ लेना है तो विटामिन, जल, खनिज तत्व ये सब लीजिएगा तो हम लोग को शरीर का ठीक रहेगा। और अंतिम आता है प्रतिरक्षीय क्षमता वाले पोषक तत्व, जिसमें खनिज और विटामिन दोनों आएँगे। तो खनिज, विटामिन तो आपको दोनों है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी और हमको प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी। समझ गए? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर का कोई महत्व है नहीं, लेकिन कहीं-कहीं काम दे देता है तो यूज़ कर लेते हैं। चलिए प्रोटीन की हम शुरुआत आगे करते हैं। प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। इसी तरह सारे चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि निर्माण में भूमिका निभा रहा है, तो प्राकृतिक में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आगे सवाल ये है, तो 20 से 22 प्रकार के पाए जाते हैं। अमीनो एसिड अगर पूछे तो 20 से 22 तक टिक लगा दीजिएगा। उसी के बीच में 21 भी टिक लगा सकते हैं। प्रोटीन जो है किसके यौगिक होते हैं? तो अमीनो अम्ल के ही होते हैं। तभी तो 20 से 22 प्रकार में ये भी आता है। चलिए ये भी समझ गए। प्रोटीन की प्राकृतिक कैसी होती है बता दीजिए? तो हम बताएँगे अम्लीय होती है, एसिड होती है। और भी दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन-सी प्रोटीन होती है? तो प्रोलैमिन्स होती है। ऐसे कर दीजिए प्रोलैमिन्स, तोड़ दीजिए। तो दाल में अगर पूछे प्रोटीन होती है, तो हाँ होती है। लेकिन कौन-सी होती है? प्रोलैमिन्स होती है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन होते हैं, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की बात हो रही है तो 16%। कितना प्रतिशत? 16%। और भी चलिए, प्रोटीन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम किस हार्मोन्स की संरचना का पता लगाया गया था? तो इंसुलिन हार्मोन्स का पता लगाया गया था। किसका? इंसुलिन हार्मोन्स का पता लगाया गया था। रेशम का धागा समानता क्या है? प्रोटीन है। रेशम का धागा क्या है? प्रोटीन है। मानव शरीर में जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन की हो जाती है। सही बात है। अगर मानव शरीर में पोषक तत्व की अगर कमी हो गई ना, तो हमारा प्रोटीन वृद्धि जो है, हमारा ग्रोथ जो है धीमी होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो प्रोटीन ज़रूरी है। अगर मान लीजिए पोषक तत्व लीजिएगा तभी तो प्रोटीन बढ़ेगा। प्रोटीन वाले पोषक तत्व लीजिएगा तो जल्दी वृद्धि करिएगा। अब आगे है मूँगफली में, किस पोषक पदार्थों की प्रचुरता होती है? तो मूँगफली में तो भाई प्रोटीन तो होता ही है और वसा भी होता है। प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं। तो बादाम खाइए, मूँगफली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हानि भी नहीं है, अगर इसमें वसा भी है तो। लेकिन ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ अति करने से हानि ही होती है, ये हम जानते हैं। अगर ज़्यादा बात करने से वो भी हानि होती है, ज़्यादा गुस्सा करने से वो भी हानि होती है, ज़्यादा इमोशनल होने से भी आपका जीवन प्रभावित होता है। इसलिए मध्यम मार्ग, बुद्ध का मार्ग जो है मध्यम है। हम किसी भी धर्म के कोई प्रचारक नहीं है। हम सभी धर्म के एक समान रूप से, हाँ, मैं मानता हूँ अपने कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण का मार्ग जो है बहुत ही सरल और सुरक्षित है। आप समझ सकते हैं अपने-अपने ईश्वर का, सभी का धर्म का एक ही मार्ग है, मध्य मार्ग, प्रेम मार्ग। समझ गए? तो अपनाइए। सबको अपने-अपने धर्म के हिसाब से धर्म को अपनाना चाहिए, अगर उसमें आपको प्रेम दिख रहा हो तो। अगर उसमें गलत है तो छोड़ दीजिए। मानव शरीर में का निर्माण जो है किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। तो टिश्यू का निर्माण अगर पूछे तो प्रोटीन से होगा। अगर कौन से एंजाइम जो हैं प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं? तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन होते हैं। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन होंगे, 3 होते हैं एंजाइम के रूप में प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन बता देगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होगा जी? छोटी आंत में होगा। प्रोटीन का अगर पाचन की क्रिया की बात होगी ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाचन होगा? छोटी आँत में। और सुनिए, वो भी प्रोटीन का, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का यकृत में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पढ़ाते आ रहे हैं हम। मेरा अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। कौन-सा एंजाइम जो है दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। देखिए दूध का प्रोटीन अलग नाम है, कौन-सा है? रेनिन। अभी क्या पढ़े? बताइए। एक और प्रोटीन का नाम पढ़े, बताइए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? बताइए, तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन ही होगा ना 80%। और सुनिए,
दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटासियम जैसे पोषक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। सिर्फ दूध में प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, कैल्शियम और पोटासियम भी होते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और भी चलेंगे। अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्किन में। कौन सा? अल्फा केराटिन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हम बताएंगे ग्ल ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन, ग्लूटेन बोल दीजिए। मैंने इस तरह से तोड़कर पढ़ाने का एक मेरा अलग तरीका है कि आप सिर्फ सुनिए, एग्जाम आएगा तो आपका टिक जरूर लगेगा। किसी उपस्थिति के कारण दूध का रंग श्वेत होता है, तो वो केशिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशिन प्रोटीन के कारण होगा। अगर आपसे पूछे गाय का दूध, क्या गाय का दूध कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग के होते हैं? क्या होते हैं? हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। समझ गए? अगर चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन से जहां तक संभवता सवाल थी हम करती है। अब कार्बोहाइड्रेट, ट्राइओज, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं ना? ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो मोनोसैकेराइड हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या है? ये तो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड जो है, इसमें कई प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें नाम आते हैं ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ये प्रकार है कार्बोहाइड्रेट के। और सब किस में आएंगे कार्बोहाइड्रेट के? किस प्रकार में? तो मोनोसैकेराइड में सब आएंगे। लार की बात करें, लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के में पाचन में, है ना? स्टार्च में होता है, सहायक होता है पाचन के। तो लार कहाँ होगा? स्टार्च में ही होगा ना। इसीलिए कहा जाता है अमंड को ही लार भी कहा जाता है। चलिए, सलाइवा। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? बताइए। तो पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट का जो मिलन कहिए या क्रिया कहिए, संचयन वही होता है, क्रिया कहिए, तो हम बताएंगे पौधों में स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और मेरा अगर शुरू वाला टॉपिक पढ़े होंगे सेल, तो आप सुने होंगे जंतु में कौन सा? ग्लाइकोजन होता है और हमारा पौधे में स्टार्च होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का संचयन करना है तो पौधे में स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में, मानव में, जंतु में। तो जंतु वही हुआ, हम लोग भी जानवर की प्रवृत्ति हैं। बस अब हम लोग मानव अपने आप को कह दिए, क्योंकि बोलते हैं, हँसते हैं और कॉमेडी करते हैं। ऐसे देखा जाए जानवर अपने जगह पे वो भी कॉमेडी करते हैं, फन करते हैं, लाइफ जीते हैं। जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है। जीव के पदार्थ में अगर देखा जाए ना, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा आपको दिखेगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक अगर पदार्थ पूछे, तो हम कार्बोहाइड्रेट को ही बताएँगे। सोचिए, मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में अगर पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ अगर पूछे, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते भी हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। पेक्टिन, पेक्टिन जो होते हैं क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है। पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मतलब मोनोसैकेराइड है, एकदम है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है, याद रखिएगा, फ्रक्टोज हो गया, पेक्टिन हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। और किसमें आता है? फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड में कौन-कौन सम्मिलित था? कमेंट कीजिए। लैक्टोज किस प्रकार की जो है शर्करा है? तो हम बताएँगे डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड बोलिए, डाइसैकेराइड बोल सकते हैं या सैकेराइड बोल दीजिए। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है ना? याद रखिएगा, सब जोड़ने का। अब चलिए फैट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं। अब चलिए वसा की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं। तो फैट की बात कर रहे हैं तो सुनिए, वसाएँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। तो वसा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है। याद रखिए, इस सब का मिश्रण है, यौगिक है। मिश्रण नहीं, यौगिक है। वसाएँ सामान्यतः जो है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में ही होती है। कितनी? 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा जो है ठोस अवस्था में होगा। परंतु यदि वो इस अवस्था पर जो है द्रव अवस्था में हो, तो उन्हें तेल कहा जाता है। मतलब जैसे ही द्रव अवस्था में आएगा तो तेल आएगा। वसा आपको जो है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन तेल जैसे है उसमें भी वसा होता है, तो ये द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ ठोस ही में नहीं होता है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर आप कर रहे हैं तो ठोस अवस्था में होती है। ठीक है? लेकिन अगर द्रव अवस्था में देखा जाए तो तेल भी हमारा वसा में ही आता है, ये भी जान लीजिए। आगे चलेंगे। आगे सवाल है अलसी या तीसी? तीसी खाते होंगे, तीसी का नाम सुने होंगे। किसकी प्रचुर स्रोत है? तो हम बताएँगे
ओमेगा 3 का है, जो कि वशीय अम्ल है, ठीक है? मतलब वशीय वशीय अम्ल है, फैटी एसिड है। चलिए, तीसरी अगर आएगा तो ओमेगा 3 बता दीजिएगा। अगर पूछे मांस की तुलना में मछली, ठीक है, सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो मांस के रूप में अगर देखा जाता है तो मछली की जो है आपके शारीरिक के लिए मतलब अच्छा है, सुपाच्य है और लाभदायक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो है असंतृप्त वसा होता है, बहु असंतृप्त वसा होता है, अम्ल होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। मतलब इसमें जो है आपको ज़्यादा हानिकारक चीज़ नहीं है। ये बहुत ही आपके शारीरिक रूप से सही है, ये कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जीव है, जीव तो जीव है, लेकिन इंसान भी तो जीव ही हैं, खा रहे हैं। अगर बात करें किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से ही तो होती है। कितना कैलोरी ग्राम होता है? तो हम बताएँगे 9.3 कैलोरी ग्राम होता है। सोचिए प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से, इसलिए वसा को एक समय के लिए फिर खाने से बंद कर देना चाहिए। वसा बहुत हानिकारक है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हस्य के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। किसके रूप में? अवरोधक के रूप में कार्य करती है। और चलिए मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वशीय अम्ल कौन-सा है? तो लाइनोलिक अम्ल है। क्या है? लाइनोलिक अम्ल है। ये वशीय अम्ल है मनुष्य के लिए। असंतृप्त वसाओं या तेलों में जो है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। ठीक है? देखिए एक संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। ठीक है? तो असंतृप्त वसा में आपका तेल आ जाता है, याद रखिएगा। घी को भी आप डाल सकते हैं, है ना? तो संतृप्त, असंतृप्त पढ़े होंगे। संतृप्त का मतलब है कि कोई चीज़ अपनी अधिक क्षमता तक भर चुकी है। मतलब ज़्यादा एकदम नहीं हो सकता, मतलब विलयन है, ठीक है? इसमें अधिकतम घुला हुआ पदार्थ ही आपको दिखेगा, तो उसे हम संतृप्त वसा में कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है? ये हो गए। असंतृप्त का मतलब हुआ कि भाई अभी और जगह है, इसमें पूरी तरह भरी नहीं है, अभी यूज़ कीजिए, काम चलाइए। मतलब विलय घुल सकता है अभी। असंतृप्त में ही है। जैसे तेल, घी ये सब है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा दोनों होगा, याद रखिए संतृप्त, असंतृप्त। लेकिन हाइड्रोजन का स्पेशल अगर भूमिका देखें तो संतृप्त की होती है। जल्दी घुलने की प्रवृत्ति होती है और लिमिट होती है। असंतृप्त में अभी और घुलेगा, टेंशन मत लीजिए। आगे चलेंगे। जीवों में पाए जाने वाले वशीय पदार्थ को क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। वशीय पदार्थ को क्या कहिएगा? लिपिड के रूप में ही कहिएगा, अगर जीव में पाया जाता है तो। अगर मूँगफली की बात करें, सरसों की बात करें, आदि पदार्थों में वसा का एकत्रीकरण किसमें करते हैं? तो हम बताएँगे स्फेरोसोम में करते हैं। क्या करते हैं? स्फेरोसोम में करेंगे। क्लियर हो गए? तो मूँगफली हो या सरसों, इस सब में वसा का एकत्रीकरण किया जाता है। अच्छा, प्रमुख संतृप्त एवं असंतृप्त वशीय अम्ल की बात करें, तो प्रमुख संतृप्त, असंतृप्त वशीय अम्ल की बात करें तो सुनिए, संतृप्त वशीय अम्ल लॉरिक अम्ल या मायरी या देखिए मायरीस्टिक अम्ल या पॉमीटिक अम्ल या आप बोल सकते हैं स्टीयरिक अम्ल आदि इसमें आपको दिखेंगे। किसमें? संतृप्त वशीय अम्ल में। तो संतृप्त जो वशीय अम्ल हैं, मैंने क्या बोला कि इसमें एक सीमित तक घुल सकता है। घुलने की क्षमता है, अधिकतम क्षमता तक भर चुका है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता संतृप्त में। असंतृप्त में अभी है जगह भाई, घुलेगा, घुलेगा। ऐसे समझ जाइए। तो जैसे असंतृप्त वशीय अम्ल का एग्जाम्पल में देखा जाए तो लॉरिक अम्ल आ जाए तो संतृप्त वशीय अम्ल टिक लगा दीजिएगा। माइरी स्टिक लगा अम्ल आ जाए तो भी संतृप्त टिक लगा दीजिएगा। पौमी पॉमीटिक अम्ल आ जाए तो भी संतृप्त टिक लगाइएगा। स्टीयरिक अम्ल आ जाए तो भी संतृप्त वशीय अम्ल टिक लगा दीजिएगा। अब असंतृप्त वशीय अम्ल की बात करें तो इसमें अभी घुलने की जगह और है जिसमें एग्जाम्पल में सुनिए पॉमीटोलिक अम्ल ये भूमिका निभाएगा। ओलिक अम्ल ये भी करेगा। ओलिक मतलब एकदम तेल जैसा बोलिए। लाइनोलिक अम्ल ठीक है, ये भी असंतृप्त वशीय अम्ल में आएगा। एराकिडोनिक अम्ल ये भी आपको असंतृप्त वशीय अम्ल में आएगा। तो पॉमीटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल और इरैकिडोनिक अम्ल ये सब आते हैं असंतृप्त वशीय अम्ल में। क्लियर हो गए? अब चलते हैं विटामिन की बात करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में लगभग बहुत कम पाए जाते हैं। विटामिन को हम बाहर से ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर जाके जमा करते हैं। ये समझने का ठेठ अर्थ है। अब मान लीजिए विटामिन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। किसे माना जाता है? विटामिन डी को। मानव शरीर में विटामिन ए
किस अंग में भंडारित होता है? यकृत लिवर में भंडारित होता है। एकदम सही बात है। लिवर में जाके विटामिन ए होगा, ठीक है? डी का भी भूमिका उसी तरह है। ए और डी आपको मिलेगा शरीर में। विटामिन सी की मात्रा जो है सर्वाधिक किसमें होगी? तो आंवला में आपको सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत है, सूर्य की किरण, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी विटामिन की बात कर लें तो जानते हैं विटामिन क्या है? विटामिन का भी कार्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में किस विटामिनों का निर्माण होता है? विटामिन डी और विटामिन बी3 का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण की अगर बात करेगा ना, तो विटामिन डी और विटामिन बी3 होगा। और हमारे विटामिन ए जो भूमिका निभा रहा है, वो किस अंग में भंडारित होता है विटामिन ए? तो हम बताएँगे यकृत मतलब लिवर में, ठीक है? और डी और बी3 भी। सोचिए डी तक मैंने बताया था, बी3 भी है आपके निर्माण में, हमारे शरीर के विटामिन के निर्माण में अगर पूछे हमारे शरीर में, तो विटामिन डी, विटामिन बी3। और सुनिए, कौन-सा विटामिन जो है किसी स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में या जो है सहायक करता है या मदद करता है? बताइए, तो विटामिन बी6 है। क्या है? विटामिन बी6 है। याद रखिएगा, स्वप्न को, ड्रीम को याद करवाने में मदद करता है। किस विटामिन की कमी से जो है स्कार्विक रोग होता है? तो विटामिन सी। ये बहुत ही अच्छी बात है, विटामिन सी। अगर पूछे, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है विटामिन सी को। किसे जो है संश्लेषण में, मतलब किसके संश्लेषण में या किसके संश्लेषण के रूप में विटामिन के की एक विशिष्ट भूमिका होती है? तो हम बताएँगे फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में होता है। क्या बताइएगा? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में होता है। अच्छा, आगे चलिए। कैसिमिर फंक ने जो है किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1911 में की थी। है ना? 1911। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए की बात करें तो यकृत के तेल, मछली के लिवर के तेल में होते हैं। शकरकंद, गाजर, पालक ये सब में आपको मिलेगा। ठीक है? भंडारित भी होता है यकृत के तेल, मतलब यकृत में ही भंडारित होता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि, व्यवहार में कमी या कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं विटामिन ए की कमी से। रतौंधी मेन भूमिका निभाता है। विटामिन के कार्य की बात करें तो विटामिन के कार्य क्या हैं? चलिए जानते हैं। विटामिन उपापचय मतलब मोटा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए विटामिन बी12 की बात कर रहे हैं, तो इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? साइनोकोबालामिन बता देंगे। तो साइनोकोबालामिन जो है किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन विटामिन बी12 का है। विटामिन बी12 का है, विटामिन बी12 का है। खट्टे फलों की बात कर रहे हैं, तो खट्टे फलों में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिए, ठीक है? अगर घाव भरने की बात होगी ना, तो घाव भरने में विटामिन अगर सहायक रूप से पूछा जाए, तो विटामिन सी ही बताइएगा, ठीक है? खट्टों से विटामिन सी से घाव भरेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। किलोसिस किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 से होता है। किलोसिस नामक अगर बीमारी आपसे पूछे ना, तो विटामिन बी2 बता दीजिएगा, विटामिन बी2। और विटामिन बी2 का एक और नाम है राइबोफ्लेविन। क्या बताइएगा? फ्लेविन, राइबोफ्लेविन बता देंगे। थायमिन की बात करें, थायमिन का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ रहा है, तो क्या बताइएगा? विटामिन बी1 बता दीजिएगा। अब विटामिन बी1 से क्या-क्या होता है? बेरी-बेरी का होता है। अगर आपसे पूछे जल में कौन-सी विटामिन घुलनशील होती है, तो 2 ही होती है, बी और विटामिन सी। बी का जितना भी बी आएँगे, ग्रुप आएँगे, सारे जल में घुल जाएँगे और विटामिन सी भी घुल जाएँगे। और इसके बाद बी और सी को छोड़कर सब बस ये होते हैं। ए भी हो, डी हो या सी हो। एक मिनट। अब देखिए, पेलाग्रा और अस्कार्बिक नामक रोग जो है क्रमशः किस विटामिन की कमी से होगा? तो पेलाग्रा जो है ये होता है विटामिन बी3 से, ठीक है? और अस्कार्बिक तो विटामिन सी से। विटामिन 3 का रासायनिक नाम बता दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बताइए विटामिन 3 का। ऐसे मैं बता देता हूँ, नियोसिन अम्ल पढ़ते हैं, है ना? चलिए। अच्छा विटामिन 5 का बताइए, कमेंट कीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है पता है? कैल्सिफेरॉल है। एकदम जानते हैं कैल्सिफेरॉल है भाई, विटामिन डी का। अच्छा विटामिन सी का बता दीजिए तो हम बताएँगे एस्कॉर्बिक। विटामिन बी12 का तो पढ़े थे, साइनोकोबालामिन। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आप। देखिए,
ये ऐसे ही जानबूझ कर लाया हूँ थोड़ा-सा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम ज़रूर याद रखिएगा, थायमिन याद रखिएगा। अनाज, फलिए, सोयाबीन, अंडा, मांस में आपको विटामिन बी 1 मिलेगा। विटामिन बी 1 का बीमारी बताइए, कौन-सा होता है? तो बेरी-बेरी का रोग होता है, हम जानते हैं। चलिए, अगर मतलब बी2 की बात करेंगे, बी2 का बताइए रासायनिक नाम, बताइए? तो बी2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन एक ही है। इसमें पनीर खाइए, अंडा खाइए, इष्ट खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध खाइए, यकृत खाइए, मांस खाइए, मस्त रहिए और क्या? समझ गए? बी2 को ठीक करना है। और बी2 से अगर बी2 की कमी हुई तो क्या होगा पता है? किलोसिस रोग हो जाएगा। इसलिए पनीर, अंडा ये सब खाइए लेकिन खूब धचड़ के मत खाइए पनीर, अंडा, सोच समझ के। अब चलिए बी3 की बात करते हैं। बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन अम्ल है। नियोसिन जी बोल दीजिए, नियोसिन अम्ल है। तो इसमें भी इष्ट खाइए, मांस खाइए, यकृत खाइए, मतलब मछली का तेल वाला। यकृत में मतलब होता है, टेंशन मत लीजिए, मतलब यकृत नहीं खाइएगा। इष्ट खाइए, मांस खाइए, यकृत मतलब यकृत में होता है। मछली याद रखिएगा, मछली को खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए, मटर खाइए, मेवा खाइए और फलियाँ खाइए। ये सब खाते रहिएगा, तो विटामिन बी3 आपको होने की संभावना कम होगी। अगर हो गई, तो क्या हो सकता है? तो पेलाग्रा रोग हो सकता है। देखिए, ये अपने पे नहीं लेना है सबको। नहीं तो ये क्या है ना, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको लगता है कि साला सारा बीमारी हम ही में है। सॉरी, सारी बीमारी हम ही में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ठेठ भाषा में जो है ना, ये लैंग्वेज। चलिए, तो देखिए विटामिन बी5 की बात करें, पैंटोथेनिक अम्ल की बात करते हैं। तो विटामिन बी5 में रासायनिक नाम पूछ रहा है तो पैंटोथेनिक अम्ल बता देंगे। क्या बताएँगे? पैंटोथेनिक। अब पैंटोथेनिक अगर अम्ल है, अब विटामिन बी5 है, तो उसमें अंडा, यकृत में होता है। मांस खाइए, दूध खाइए, टमाटर खाइए, मूँगफली खाइए और गन्ना खाइए। गन्ना को चूसिए आराम से। अब इससे क्या हो सकता है अगर इसकी कमी हो गई तो? तो चर्म रोग हो सकता है, कम वृद्धि हो सकता है, ठीक है? सफ़ेद बाल हो सकते हैं, जनन क्षमता में कमी हो सकती है, तो ये सब पे ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए विटामिन बी6 की बात कर रहे हैं, तो बी6 का रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। दूध है, इष्ट है, अनाज है, मांस है, यकृत, ये सब में आपको विटामिन बी6 मिलेगा। अगर विटामिन बी6 की कमी हो गई तो हम बताएँगे रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठनी शुरू हो जाती है। अब विटामिन बी7 की बात कर रहे हैं, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। बायोटीन क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। मांस खाइए, गेहूँ खाइए, अंडा खाइए, मूँगफली खाइए, चॉकलेट खाइए, सब्ज़ी खाइए, फल खाइए, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ विटामिन बी7 से क्या हो सकता है, किसकी कमी से, विटामिन बी7 से, तो ये इसमें भी चर्म रोग, बाल का झड़ना, विक्रिया, ये सब सह एंजाइम हो सकते हैं। अब चलते हैं विटामिन 9 की बात करते हैं। विटामिन बी9 की बात करें, तो इसमें फ्लो जो फोलिक अम्ल होते हैं, उसका रासायनिक नाम होते हैं। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी9 का। हरी सब्जी, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दा और गुर्दा मतलब किडनी, फिलिया, ये सब में पाए जाते हैं विटामिन बी9। तो गुर्दा में पाए जाने वाला विटामिन कौन-सा है? विटामिन बी9, ये ज़रूर याद रखिएगा, गुर्दा मतलब किडनी। अब इससे कौन-सी कमी हो सकती है विटामिन 9 से? तो हम बता सकते हैं कि रक्तक्षीणता मतलब रक्त अल्पता हो सकती है, शारीरिक वृद्धि में कमी हो सकती है। अगर मान लीजिए विटामिन बी12 की बात होगी, बी12 में अगर रासायनिक नाम पूछे तो हम जानते हैं साइनोकोबालामिन होगा। मांस खाइए, मछली खाइए, यकृत में होता है, अंडा, दूध, आँत के बैक्टीरिया में ये सब विटामिन बी12 मिलेगा, याद रखिएगा। अगर बात करें तो इससे बी12 से तो हम जानते हैं इसमें भी तंत्रिका या नीरो पर असर पड़ता है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र पर, इसमें भी अल्पता होती है ब्लड का। अगर विटामिन बी6 की बात करें तो ये भी जल में घुलनशील होता है, तो ascorbic अम्ल हम जानते हैं, नींबू, खट्टा फल, टमाटर, सब्जी, आलू, आँवला सब डाल दीजिए विटामिन बी6 में। इसकी कमी से हम जानते हैं ascorbic रोग होता है, दाँतों के डेंटल का निर्माण होता है, अगर कमी हो गई तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, हम जानते हैं रिकेट्स होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो कैल्सिफेरॉल बता दीजिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम बता दीजिए तो, क्या बताइएगा? तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन के का रासायनिक नाम बता दीजिए तो हम बताएँगे फिलोक्यूनोन, क्यूनोन है। तो रक्त का थक्का बनने में किसकी भूमिका होती है भाई? बता दीजिए, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो इसका रासायनिक नाम है फिनोक्यूनीन। ठीक है? क्या है? फिनोक्यूनोन, याद रखिएगा फिनोक्यूनोन। आगे चलेंगे। अगर पूछे किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो स्कार्बिक अम्ल से। स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए कहते हैं।
ठीक है? संक्रमण रोधी विटामिन अगर है, हम लोग का रक्षा कवच तो विटामिन ए। ये आपको यकृत में आपको दिखेगा, भंडारित दिखेगा। चलिए, और भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। छोटी-छोटी जानकारी तो ज़रूरी है। जिससे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 में। बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होगा, याद रखेंगे। कौन-सा फल जो है बताइए स्कार्विक रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो आंवला। आंवला में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलता है, ये हम जानते हैं। कौन-सा विटामिन जो है शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन ए। ये दम करेगी क्योंकि यकृत में भंडारित होती है विटामिन ए। ऐसे बोलते चलिए, याद करने के लिए रिपीट करते चलिए। अगर मान लीजिए पूछे कोलोस्ट्रम में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन बी 12 पाई जाती है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम अगर पूछते तो साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, बी और सी मिलता है, पानी में घुल सकता है। बी का जितना भी ग्रुप है सब पानी में घुलेगा। लेकिन ए, डी, ई और के ये जो हैं वसा में घुलते हैं। कोलोस्ट्रम पढ़े हैं तो कोलोस्ट्रम के बारे में जानिए। यह स्तनधारियों में मादाओं द्वारा बच्चों के जन्म देने के बाद स्तनों से स्रवित होता है। ठीक है? माँ के दूध के रूप में होता है, तो होने वाला दूध द्रव है, दूध है, याद रखिएगा। यह पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होता है, जो नवजात के प्रतिरक्षा तंत्र को सशक्त बनाता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। टिटेनी रोग की बात करें। टिटेनी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से होगा। फैटी लिवर की बात करें। फैटी लिवर जो है किसके कारण होता है? तो कोलिन नामक पोषक तत्व के अभाव के कारण होता है। अभाव मतलब कमी के कारण होता है फैटी लिवर। ठीक है? अगर मान लीजिए अवसाद मतलब डिस्परेशन, डिप्रेशन, डिस्परेशन, डिस्परेशन क्यों याद है पता है? रील्स आए हैं एक, तो उसमें नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, तो उसी का है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम बताएँगे पायरिडॉक्सिन विटामिन के कारण हो जाता है। और पायरिडॉक्सिन विटामिन की कमी से क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन में चले जाइएगा, अवसाद में चले जाइएगा। अब चलिए खनिज लवण की बात करते हैं। खनिज लवण की बात करें, तो दूध जो है किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत है हमारा दूध, पोषक तत्व के रूप में। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता मतलब एसिड रूप से, क्षारीयता याद रखिएगा बेस बेस रूप से, ठीक है? तो अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाने रखता है कौन? फास्फोरस हमारे शरीर में, ये तो बिगाड़ देगा। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की, याद रखिएगा। पालक के पत्ते में 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0। पानी पीने से कुछ कैलोरी नहीं मिलती है। बस पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर जो है पानियों के तत्वों से ही बना है। हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि सेब पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो है बासमती चावल बनेगा तो लंबा हो जाता है। कौन-सा तत्व जो है वृक्क में मतलब किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम रोकता है, Mg रोकता है। टमाटर खाइएगा तो पथरी बढ़ेगा। देखिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाने से नॉर्मल है कि उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता है शरीर पे। 1 मिनट चलिए। किस पोषक तत्व की कमी से जो है क्रिटिनिज्म मतलब मंदबुद्धि एवं बौनापन रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ये होता है। शर्करा की अब बात करते हैं। शर्करा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। ऊर्जा के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो डी ग्लूकोज का होता है। विटामिन डी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, विटामिन डी बोल रहा हूँ मतलब डी ग्लूकोज डी है ना, ग्लूकोन डी बोलते हैं उसे। पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। तो ये शर्करा से रूप से। दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो लैक्टोज होता है दूध में। सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन-सी है? तो हम बताएँगे फ्रक्टोज शर्करा जो है बहुत ही मीठी और नेचुरल है, प्राकृतिक है। रुधिर में मतलब ब्लड में कौन-सा शर्करा पाई जाती है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज पाई जाती है, ये एकदम ज़रूरी है, शर्करा में ग्लूकोज ही पीना है तो ग्लूकोज है। मीठे फलों एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन-सी? फ्रक्टोज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से है तो सबसे ज़्यादा मीठे फल में होगा, शहद में होगा। गेहूँ और चावल में कौन-सी विटामिन पाई जाती है? तो हम बताएँगे ग्लूटेनिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लूटेनिन पाई जाती है। देखिए, पादप पोषण मतलब पौधे में न्यूट्रिशन की बात होगी। तो देखिए यहाँ पे सवाल है कि पौधों के लिए कौन-सा मृदा मिट्टी जल उपयोगी होता है? तो केशकीय जल इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कैपिलरी वाटर इम्पोर्टेंट है। एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। मृदा मतलब नीचे वाला पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नदी वाला पानी इम्पोर्टेंट है, बारिश वाला इम्पोर्टेंट है ना? पौधों द्वारा अधिक जल अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। अगर पानी उसमें डालिएगा
तभी तो एक्टिव होगा वो। अपने रूप से ज़्यादातर अवशोषण करता है ये पानी। अगर मान लीजिए पूछे सक्रिय जल अवशोषण में पौधे जो हैं किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो हम बताएँगे एटीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है? एटीपी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ ले वायवी जड़ों की बात करें, मतलब रूट्स की बात करें, में पाए जाने वाला जो है स्पंजी ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, कौन-सा है? तो हम बताएँगे वेलामेन है, वेलामेन है। मतलब एरियल जो होते हैं, जो एरिया बाय रूट होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसमें अगर पूछे स्पंजी ऊतक अगर पूछे, तो हम बताएँगे वो है वेलामेन, याद रखिएगा, वेलामेन के रूप में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो हम बताएँगे उपापचयी क्रिया है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना? अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश निराश्रित प्राअवस्था, ठीक है? प्राअवस्था, तो प्रकाश निराश्री प्राअवस्था मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। क्या कहलाती है? तो हम बताएँगे ब्लैक मैन प्रक्रिया कहेंगे। ब्लैक मैन रिएक्शन कह दीजिए, प्रक्रिया कह दीजिए। अब देखिए प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो हम बताएँगे क्लोरोप्लास्ट के बताइए स्ट्रोमा भाग में होती है। किसमें होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। अगर आपसे पूछे पौधों द्वारा अवशोषित जल की कितनी मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोगी होती है? तो 1% होती है। क्या होती है? 1% होती है। लाइकेन पादपों में भूमि से जल खनिज लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है? कवक कहता है, उत्तक मतलब फंगी कहलाता है। इस्ट और म्यूकर राइजोपस, पेनिसिलियम या कुकुरमुत्ता, ठीक है? जिसे मशरूम कहते हैं, आदि क्या है? तो मृतो परजीवी है। देखिए मशरूम तो सब लोग अब घर में खाते हैं, फैशन हो गया है या फंक्शन पार्टी में सब्जी में। तो एक तरह से मृत है ना, वो उसे त्यागा गया है किसी कवक के द्वारा, किसी फंगस के द्वारा, किसी शैवाल के द्वारा, है ना? ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए। तो मतलब कहने का मतलब कि लाइकेन जो जितने भी पादप हैं, वो खनिज लवण जो है हम लोग खाते हैं, कवक ही खाते हैं, फंगी खाते हैं, तो मशरूम भी एक कवक ही खाते हैं हम लोग। तो एक तरह से मृत हो जाता है, जो तैयार किया जाता है कीड़ों-मकोड़ों द्वारा। अब जैसे कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में आपको पाया जाएगा, जिसमें कीट को खा जाता है। कीट उसमें गए मतलब फँस गए, गए। अब परजीवी की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करते हैं? परजीवी की बात करते हैं। पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी में बाँटा हुआ है। परजीवी को पूर्ण परजीवी को स्तंभ परजीवी और मूल परजीवी कहा गया है, जिसमें अमरवेल जो है स्तंभ है, मतलब किसी की मदद से ये काम होगा। किसी के पेड़ पे मतलब पेड़ है तो पेड़ के ऊपर ही ये बनेगा और मूल परजीवी जो है अपना बनाएगा। गठवा बनाएगा, रिफ्लेक्सिया बनाएगा, रिफ्लेशिया या क्या बोलते हैं? इंदुकी, ये सब बनाएगा। अपना मतलब बनाता है, मूल परजीवी है। अगर मान लीजिए आंशिक परजीवी की बात करें, तो आंशिक परजीवी को 2 भाग में इसको भी बाँटा गया है। आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो आंशिक परजीवी का अगर देखा जाए, तो इसमें देखिए, क्या है? विस्मक, लोरेंत्स लोरेंथस बोल दीजिए, मिस्टे, लेटो बोल दीजिए। ये सब जो हैं आंशिक रूप से हैं, ठीक है? स्टेम बता दीजिएगा और रूट की बात करें, जड़। एक स्टेम है, एक रूट है, जड़ है, एक स्टेम है। स्तंभ के रूप में मतलब इसके बीच वाले जो हिस्से को स्तंभ हम बोलते हैं ना उसको। मूल मतलब जड़ मतलब नीचे से जहाँ से गड़ा है, तो वो आ जाते हैं। चंदन आपका आ गया या स्टाइंगा कह दीजिए। या देखिए, ठीक है? आगे चलिए। ये सब ज़रूरी नहीं है, ये इतना नहीं पूछेगा, उसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर दीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया क्या कहलाती है? तो हम बताएँगे ऑक्सीश्वसन कहलाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, है ना? ऑक्सीजन, अनॉक्सी देखिए ऑक्सी, अनॉक्सी हम पढ़े हैं। चैप्टर अगर मेरा पढ़े होंगे श्वसन में तो उसमें पढ़े होंगे एरोबिक, एनाएरोबिक। तो ऑक्सी श्वसन होगा, एरोबिक होगा इसमें। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का, पादप का पढ़ रहे हैं ना। इंडोल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो ऑक्सिन को कहा जाता है। एकदम कहा जाएगा भाई एसिटिक अम्ल के अगर इंडोल एसिटिक अम्ल अगर पूछे तो हम ऑक्सिन टिक लगाएँगे। पादप में संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बोलिए या सेंसिटिव बोलिए की खोज किसने की थी? तो हम बताएँगे जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी। किसने बताइए? तो जगदीश चंद्र बसु जी किए थे। और सुनिए, अब है जगदीश चंद्र बसु वर्ष 1858 से लेके 1937 के समय तक थे ये, ठीक है? ने जो है पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। सोचिए क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाए, आविष्कार किए। कौन? जगदीश चंद्र बसु। समझ गए? वो भी पौधों की वृद्धि मापने के लिए। आपसे पूछेगा सेब जो है किस फल का उदाहरण है? तो आभासीय फल है। मतलब फल से फ्रूट है।
फ्लेश फ्रूट बोलिए या फ्रेश फ्रूट बोल दीजिए याद करने के लिए। फ्लेश अभाज्य फल है। इसीलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पौधे की वृद्धि मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन-सा होता है? तो ऑक्सीनोमीटर होता है। अगर पौधे की वृद्धि को मापना है तो ऑक्सीनोमीटर होगा। और एक जगदीश चंद्र जी बसु जी हैं, उनको छोड़िए अभी, आगे चलिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर्णहरित जो हैं के किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्रे नाम में होती है। ओके, विभिन्न रंगों के कारक और वर्णक मतलब पिगमेंट की बात करेंगे। तो देखिए हल्दी का पीला रंग होना किसके कारण होता है? कुरक्यूमिन के कारण होता है। अगर टमाटर का पीला रंग होना तो हम लाइकोपीन के कारण बोलेंगे। प्याज का लाल रंग होना एंथोसाइनिन बोलते हैं। पपीता का पीला रंग होना ज़ैंथोफिल कहेंगे। ऐसे सवाल आते हैं। पौधे पौधे में बैंगनी रंग होना एंथोसाइनिन का ही होता है। जैसे प्याज में लाल रंग होना एंथोसाइनिन, उसी तरह गाजर का लाल रंग होना कैरोटीन होता है। मिर्च का लाल रंग होना कैप्सेनीन होता है, कैप्सेनीन होता है। आलू का हरा रंग होना सोलेनीन होता है। ये सब ध्यान रखना होगा। अब और जान लीजिए, अगर पूछे विभिन्न लवकों में उपस्थित रंग, तो विभिन्न मतलब प्लास्टिड में अगर मान लीजिए रंग का, तो सुनिए, क्लोरोफिल ए में नीला रंग हो जाता है। क्लोरोफिल बी में आपको हरा, काला दोनों दिखेगा। करोलो करोलो बोल रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट में अगर देखा जाए तो हरित लवक बता दीजिएगा। क्रोमोप्लास्ट में वर्णिक लवक बता दीजिएगा। पिगमेंट जो है प्लास्टिक बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए ल्यूकोप्लास्ट में अगर पूछे तो अकार्बनिक लवक होंगे। कैरोटीन में अगर पूछे नारंगी बता दीजिएगा। ज़ैंथोफिल में पूछे तो पीला रंग बता दीजिएगा, है ना? अब देखिए इसमें जो है विभिन्न प्रोटीन और खाद्य वसा का जो है ये दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए वल्लबवर, ठीक है? वल्लबवर क्या होती है? तो संघन एवं मोटी वसा की परत होती है, ठीक है? मोटी वसा बोलिए, फैट बोलिए। जीवों में तरल अंतः वातावरण को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था? तो हम बताएँगे क्लाडी वसार्ड ने किया था। क्लाडी वसार्ड ने किया था 1856 में किया था। ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत? और चलिए, सभी एंजाइम कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, थॉरक्सिन, एंटीबॉडीज़ तथा एंटीजन्स आदि जो हैं प्रोटीन हैं। ठीक है? क्या है? प्रोटीन है। चलिए, ये सब ध्यान रखिएगा इंसुलिन, थॉरक्सिन, एंटीबॉडीज़, एंटीजन ये सब प्रोटीन है। अगर पूछे ना सूखने वाले तेलों में कौन-सा अम्ल जो है उपस्थित होता है, तो ओलिक अम्ल जो होते हैं। जैसे सरसों तेल नहीं सूखता है, नारियल तेल सूख जाएगा, है ना? तो ओलिक अम्ल होते हैं सरसों तेल में, ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि ना सूखने वाला तेल है। धातु का चित्तकबरा, अत्यधिक पीलापन हो जाना जो है किस रोग का लक्षण है? तो हम बताएँगे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाना। सरसों के तेल में आरजीनों का मिश्रण कर सेवन करने से जो है कौन-सा रोग होता है? तो हम बताएँगे ड्रॉपसी रोग होता है। रेसरपिन औषधि किस पादप से प्राप्त की जाती है? तो राउलफिला सेरपेंटाइन से होती है। ठीक है? राउलफिला सेरपेंटाइन से होती है। अगर मान लीजिए कौन-सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वसा कौन-सा है? कुसुम का तेल है। वसीय अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशीय व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशीय व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। संतुलन या संतुलित आहार की बात करें, तो एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट में होने चाहिए, अगर संतुलित आहार चाहते हैं तो। संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 30 ग्राम होनी चाहिए संतुलित वसा 30 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिलाओं या महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है? 45 ग्राम अगर क्रियाशील महिला हैं, काम करने वाली हैं तो। स्तनपान करवाने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना लेना चाहिए? 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सोचिए, जो महिलाएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज के जो भी हैं, लगभग महिलाएँ विवाहित हैं, पुरुष हैं, तो हम चाहते हैं अपनी पत्नी को ध्यान रखें, सभी लोग ध्यान रखें और जितना ध्यान रखिएगा, दोनों में प्रेम बढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा। आज के कलयुग में अहंकार बन रहा है, अहंकार ही रिश्ते तोड़ रहा है। तो प्लीज़ दोनों एक-दूसरे से थोड़े-से बॉन्ड बनाएँ, झुकें और प्रेम से रहें, तो जीवन अच्छा रहेगा। चलिए, ठीक है? ये हो गया आपके खत्म। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।